नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो बिजनेस बज में। मैं मुकेश पांडे, रुपया पैसा का मैनेजिंग डायरेक्टर, एक बार फिर आपके सामने लेकर के आया हूं एक नई इंडस्ट्री से 3 स्पेशलिस्ट। आज जिस इंडस्ट्री को मैं टारगेट कर रहा हूं वो है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री, जो पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट 200% का जंप लेकर के है और 2025 तक जो कंपनी 2019 में $50 बिलियन पे थी, $205 बिलियन होने की एक्सपेक्टेशन है। तो आइए मिलवाता हूं मैं आपको अपने स्पेशलिस्ट से। सबसे पहले मैं आपसे रूबरू कराता हूं हमारे पहले गेस्ट मिस्टर अभिनव गुप्ता जी से, जो कि डायरेक्टर है RSG पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव गुप्ता है। मैं RSG पैकेजिंग का डायरेक्टर हूं। मैं हमारी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग की इंडस्ट्री हरिद्वार में उत्तराखंड में है। हम मोनो कार्टन्स, प्रिंटेड पैकिंग मटेरियल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज के लिए बनाते हैं। मैं बहुत आभारी हूं इस टॉक शो में मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू अभिनव जी। तो दर्शकों, अब मैं मिलवाता हूं हमारे सेकंड गेस्ट मिस्टर अर्पित जैन जी से और जानते हैं उनके बिजनेस के बारे में, परफेक्ट इंप्रेशन प्राइवेट लिमिटेड। अर्पित जैन जी। नमस्कार मुकेश जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम अर्पित जैन है। मेरी कंपनी का नाम परफेक्ट इंप्रेशन प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग डिजिटल ऑफसेट और सिक्योरिटी प्रिंटिंग कर रहे हैं पिछले 29 ईयर्स से। हमारी एक्सपर्टीज है सिक्योरिटी प्रिंटिंग में, जो हम यूनिवर्सिटीज के लिए डिग्रीज, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स प्रिंट करते हैं विद सिक्योरिटी फीचर्स, जो रेप्लिकेट या डुप्लीकेट नहीं हो सकते। थैंक यू। तो दर्शकों, अब चलते हैं हमारे तीसरे गेस्ट के पास, जो है मिस्टर अखिल जैन, ग्रीन कोर पेपर कन्वर्जन प्राइवेट लिमिटेड से, और जानते हैं उनके बिजनेस के बारे में ब्रीफ में। अखिल जैन जी। हेलो मुकेश जी, थैंक यू फॉर दिस वार्म इन्विटेशन। हेलो व्यूअर्स, सो माय नेम इज अखिल जैन and my company's name is Green Core Paper Conversion Private Limited and we are based in Bhiwadi, which is in Rajasthan. So हम लोग पेपर हनीकॉम पैकेजिंग बनाते हैं। We are into this business from more than 6 years. So एक ये नई इनोवेटिव पैकेजिंग है इंडिया में, जिससे कि हम लोग आप कह सकते हैं वुडन पैकेजिंग, थर्मोकोल, EP फॉर्म या कोई भी हजार्डस पैकेजिंग को रिप्लेस कर रहे हैं पेपर पैकेजिंग से। ये इसमें सिर्फ पेपर यूज़ होता है विच इज़ कम्प्लीटली इको फ्रेंडली एंड ईजिली डिकम्पोजेबल। तो दर्शकों, जैसा कि आप हमारे गेस्ट से मिले, तीनों स्पेशलिस्ट अपने फील्ड के हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री उम्मीद है 2025 तक $205 बिलियन पे होएगी। तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मार्केट है इस इंडस्ट्री के लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि कोरोना किसी ने भी सपनों में नहीं सोचा था, तो जानना चाहेंगे पहले कि जो पहला लॉकडाउन लगा, तो इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट ने उस टाइम पे अपनी इंडस्ट्री के लोगों को अपने उस समय क्या मंशा रही उनकी, और किस तरीके से उस 2.5 महीने के पहले लॉकडाउन में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई ताकि वो बिजनेस को अपने और बड़ा कर सके। तो धीरे धीरे इस बात को डिस्कस करते हुए लेके जाना चाहेंगे अपने स्पेशलिस्ट के पास। सबसे पहले बात करते हैं अखिल जैन जी से। अखिल जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जब पहला लॉकडाउन हुआ, दो प्रिंटिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत बूमिंग है इंडिया में, बहुत प्रॉमिसिंग मार्केट है इसका, लेकिन जब पहला लॉकडाउन हुआ, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से लॉकडाउन हुआ, तो किस तरीके से आपने अपने बिजनेस में अपने वेंडर्स को, अपने एसोसिएट्स को संभाला? सर, जैसे कि आपने बताया कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कम्प्लीटली लॉकडाउन हो जाएगा, तो ओवरनाइट जो ये डिसीजंस आए गवर्नमेंट से, तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ठीक है आए, तो उसका रिस्पेक्ट करते हुए हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम सेफ्टी के साथ प्रोडक्शन यूनिट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम लोग एसेंशियल गुड्स के अंडर आते हैं, सपोज़ हम लोग फार्मास्यूटिकल्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग किस तरीके से सेफ्टी पॉइंट्स को लेके सप्लाईज कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थी। ऑल्दो ये एक जो बीमारी है और जो थी उस टाइम पे काफ़ी संगीन थी, तो उस तरीके से हम लोगों ने वेंडर्स को भी समझाया, अपने कस्टमर्स को भी समझाया, सब लोग तरीके से समझे हैं, सब लोगों ने कोऑपरेट भी किया है सप्लाईज़ को लेके। कुछ स्टॉक्स हम लोगों ने अपने एंड पे रखे हैं, कुछ कस्टमर्स ने रखे हैं, कुछ वेंडर्स ने रखे हैं, तो ये सबके कोऑपरेशन से ही सक्सेसफुल रहा, सो दैट कि हर कोई जो इस चेन में जुड़ा हुआ है वो कंटिन्यू कर सके अपने बिजनेस को, एटलीस्ट रिटेन कर सके। तो हम लोगों ने इसी तरीके से किया कि हमारे कोई भी वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ जो हैं, किसी भी तरीके से किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो इस लॉकडाउन में, सो दैट कि वो अपने घर बार तरीके से चला सकें, साथ ही साथ वो हमारे बिज़नेस को भी हेल्प कर सके या हमारे बिज़नेस से जुड़े रहें, वो अपना काम भी करते रहें, चाहे वो घर से कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री आके कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने
एक तरीके से माहौल बना के रखा, एक घर का माहौल रखा सबको, एक कॉन्टीन्यूस हम लोगों ने काउंसलिंग भी चलती रही हमारे ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज़ में, सो दैट कि वर्कर्स एक इसको एपिडेमिक समझ के घर पे ना बैठें, साथ ही साथ काम भी करते रहें सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ। जी, तो जैसा कि हमने जाना दोस्तों, कोविड होने के बाद बहुत स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ी हर बिजनेस ओनर को। अभिनव गुप्ता जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि वो जो प्रिंटिंग पैकेजिंग बिजनेस में है, उनके जो क्लाइंट हैं बहुत एसेंशियल सर्विसेज में भी हैं, वो फार्मा इंडस्ट्री के बहुत बड़े सेक्टर को केटर करते हैं। तो उस समय जब अचानक से लॉकडाउन हुआ, उनके जो एसेंशियल गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर थे, जो दवाइयों के मैन्युफैक्चरर थे, उनके तरफ से उनको किस तरीके का सपोर्ट मिला और उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए? अभिनव जी, आपसे जानना चाहेंगे। जब लॉकडाउन लगा तो जैसे अभी बताया कि किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या करा जाए, तो रोज नए चैलेंजेस आते थे। रोज ही कोई गवर्नमेंट की कोई प्रोटोकॉल था या सेफ्टी प्रोटोकॉल था, और उसके अंदर जो लेबर को, बेसिकली हमारी इंडस्ट्री काफी लेबर इंटेंसिव है, उसमें बहुत अलग अलग प्रोसेस पे, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मशीनों पे अलग अलग तरीके की स्किल्ड लेबर लगती है। एंड हमारी इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। रॉ मटेरियल पीछे से अगर हमें प्रॉपर मिलता है तो हमारी इंडस्ट्री चल पाती है। तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर चैलेंजेस आया, क्योंकि उस समय मेडिसिन की प्रोटोकॉल भी चेंज हो गए, क्योंकि जो जरूरी मेडिसिन थी वो ही पहले ज्यादा जरूरी मैन्युफैक्चरर्स को फोर्स करा गया कि वो बनाए, और उसके रिलेटेड रॉ मटेरियल को अरेंज करना, उसी चीजों को मैनेज करने के लिए काफी चैलेंजेस आए। काफी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने हमारे को भी सपोर्ट करा बहुत चीजों में, कि जो भी हमारे इन हाउस में भी रॉ मटेरियल अवेलेबल था, हमने उसी को यूज करने की कोशिश करी। और हमारे जो वेंडर्स थे, हमारे को जैसे जैसे सपोर्ट धीरे धीरे मिलता रहा, वैसे वैसे हमने अपनी इंडस्ट्री को फीड करने की बहुत कोशिश करी। कम मैन पावर में हमने अलग अलग प्रोसेस को पूरा करके अपने वेंडर्स को भी संभाला, अपने कस्टमर्स को भी हमने रॉ मटेरियल सप्लाई करने की पूरी कोशिश करी। जैसे भी बहुत सारे चैलेंजेस को हमने ओवरकम करा। कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट से मिला, कुछ वेंडर से मिला, कुछ कस्टमर से मिला, और एक टीम वर्क करके हमने अपने कस्टमर्स को फीड करा, जिससे कि कोरोना काल को एक दवाई ना मिले ऐसा ना होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि अभिनव जी ने बोला, टीम वर्क की बहुत जरूरत थी, और जब कोरोना के अंदर में टीम वर्क में अगर काम हुआ तो लोगों ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इनकी इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, और उस समय लेबर की शॉर्टेज बहुत थी, लोग अपने घर को वापस जा चुके थे। और क्योंकि अर्पित जैन जी एक स्पेशलाइज्ड प्रिंटिंग में है, और उस समय उन्होंने किस तरीके से अपने बिजनेस में अपने वेंडर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को संभाला, जानते हैं उनसे उनके बिजनेस के चैलेंजेस को। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारा एक स्पेशलाइज सेगमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम मार्कशीट्स, डिग्रीज प्रिंट करते हैं। इसी के साथ साथ एक हमारा और सेगमेंट है डिजिटल और ऑफसेट प्रिंटिंग का, जिसमें हम एजुकेशनल कॉरपोरेट्स के लिए प्रिंटिंग करते हैं, जो मेजरली कॉन्फ्रेंस बेस्ड ही क्लाइंट्स हैं हमारे। तो जैसे फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो पहले तो तैयारी ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि आगे का प्लान रहेगा क्या। तो जो फर्स्ट मंथ था, इफ़ यू टॉक अबाउट अप्रैल 2020, तो सब जगह एक अनवांटेड प्रेशर क्रिएट हो गया था एम्प्लॉयज़ के लिए कि अब हमारी आगे सैलरीज़ का, वर्किंग स्ट्रक्चर का क्या रहेगा। तो पहले उसको बैलेंस करते हुए हम लोगों ने सबसे पहले एम्प्लॉयज़ का ध्यान दिया, और उसमें जो भी हमारी तरफ से सपोर्ट हो सकती थी, क्योंकि हमारा वाइट कॉलर जॉब है और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, तो जो भी हमारा वर्क है वो सिर्फ ऑफिस के प्रेमिसेस के अंदर हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक लौटा सेगमेंट था डिज़ाइनिंग का, उनको हमने मैनेज करके सिस्टम्स और सब चीज़ें घर तक पहुँचाई, और धीरे धीरे फिर वी आर बैक टू वर्क। सो वी स्टार्टेड आवर वर्क इन May 2020 अगेन। सो यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ हमने प्योरली मेल पे काम काफ़ी स्ट्रीमलाइन करा, जिसमें वी टुक डीप हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए काफ़ी चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करा। जो हमारा मैन पावर पे डिपेंडेंसी थी, उसको हमने चेंज करके टेक्नोलॉजी पे लेके गए। एंड अगेन कमिंग बैक टू दी सेटअप, सो उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए रिलेटेड टू आवर वर्किंग स्ट्रक्चर। सो इस दौरान हमारा जो फर्स्ट वेव था वो धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन बैलेंस हो गया।
जी अर्पित जी, तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, कोरोना के अंदर में बहुत सारे चैलेंजेस सामने निकल के आए, स्टाफ की सैलरी, वेंडर्स की पेमेंट। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेकर के आई, कोविड इमरजेंसी फंड और मोरेटोरियम। जानना चाहेंगे एक एक करके अपने एक्सपर्ट से, क्या ECGLS या मोरेटोरियम से उनको फ़ायदा मिला और उसमें वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से, ताकि वो चीज़ें या वो पॉलिसी उनके बिजनेस को लेकर के आए ताकि उनके बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी आ पाए। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट के इस ऑप्शंस को, कोविड इमरजेंसी फंड ECGLS जिसको हम जानते हैं, उसका फायदा किस तरीके से उठाया और क्या वो ECGLS उनके लिए सफिशिएंट था। एक एक करके जानते हैं हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले जानेंगे मिस्टर अभिनव गुप्ता जी से। अगर मैं इमरजेंसी फंड के बारे में बताना चाहूँ तो काफी गवर्नमेंट की जो भी उस समय पॉलिसीज आई वो काफी हमारे को मददगार रही है, क्योंकि जो भी इमरजेंसी फंड जितना भी मिला, जिसकी भी जैसे क्रेडेंशियल्स थे उस समय, उससे काफी मदद मिली है। क्योंकि उस समय मार्केट बंद होने की वजह से कहीं से भी फंड की अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्ट थी। तो जो भी गवर्नमेंट ने उस समय करा, मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि वो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बेस्ट करा और उसका फायदा हमें काफी मिला। इमरजेंसी फंड उन्होंने जो भी दिया काफी इजीली प्रोसेस से, बैंकिंग प्रोसेस से वो मिल गया। उसमें कोई भी हिकअप्स नहीं थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो बिल्कुल इमीडिएट प्रोसेस पे बैंक से हमें मिल गया। तो जैसा कि अभिनव जी ने बोला, गवर्नमेंट की ये कदम ECGLS अलाउ करने की एक बहुत ही सराहनीय कदम थी। जानते हैं अर्पित जैन जी से कि उनको क्या लगता है, उस समय जो गवर्नमेंट ने ECGLS की स्कीम लॉन्च करी, क्या उनको उसका फ़ायदा मिला? जो गवर्नमेंट ने नई उन दिनों पॉलिसीज़ और स्कीम्स को लॉन्च किया गया, उसमें हालांकि इमरजेंसी फंड एग्जैक्टली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम में नहीं आया, बट एक स्कीम जो एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ फ़ायदा उठा पाए, जैसे कि हमारा, मैंने बताया, वाइट कॉलर मेनली स्टाफ है, तो सारे हमारे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के अंडर कवर होते हैं। तो उस स्कीम के दौरान एक गवर्नमेंट की स्कीम निकली थी कि वो अपना पार्शियल अमाउंट PF का विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लीविंग द कंपनी। तो एक ये मेजर हमारे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिला गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से उनके हाथ में थोड़ा सा एक अमाउंट आ गया, जिससे वो अपना पीछे का जो भी परेशानी थी उसको बैलेंस कर सके। दोस्तों जानते हैं अखिल जैन जी से, उस समय जिस समय सारे वेंडर से पेमेंट रुके हुए थे ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री के, कोविड इमरजेंसी फंड एक माध्यम था अपने बिजनेस को फिनेंस करने का। उस समय उन्होंने इसका कितना भरपूर फायदा उठाया और इसके अलावा वो अपने बिजनेस में ग्रोथ को कैसे इंश्योर कर पाए। अखिल जैन जी। जी, जैसा कि अभिनव जी और अर्पित जी ने बताया कि उनको, जैसे अभिनव जी को काफ़ी बेनिफिट हुआ उस स्कीम से और अर्पित जी को थोड़ा बेनिफिट हुआ, बट एम्प्लॉयज़ को काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो इसी तरीके से हम लोगों को भी काफ़ी बेनिफिट्स मिले, जो भी गवर्नमेंट्स ने स्कीम्स निकाली हैं, जो इमरजेंसी फंड्स की स्कीम्स थी, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हो चाहे। तो इसमें अच्छी बात ये हुई कि हम लोग वेंडर्स को कंटिन्यूस पेमेंट करते रहे, सो दैट हमारी सप्लाईज ना रुके रॉ मटेरियल्स की। क्योंकि अभिनव जी ने बताया था अभी कुछ समय पहले कि हमारे लिए जो रॉ मटेरियल की सप्लाईज हैं, दोज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर वो रुक जाएंगे तो हमारी लाइंस रुक सकती हैं, सप्लाईज रुक सकती हैं। तो हम लोग वो कॉन्टीन्यूस पेमेंट्स करते रहे, बिकॉज कस्टमर्स से हम फोर्सफुली ज़्यादा नहीं मांग सकते थे फंड्स, या फिर उनसे हम थोड़ी बहुत हमारी डिलेज भी होती थी तो हम लोग नहीं फोर्स कर सकते थे ड्यू टू दैट पोजीशन। तो इमरजेंसी फंड ने काफ़ी सहायता, उससे हमें काफ़ी सहायता मिली कि हम लोग सबको खुश रख सकें, खुश से भी ज़्यादा एक माहौल ऐसा रख सकें कि हम सबके घर चलते रहें, सबकी बिजनेसेस चलते रहें, एनवायरनमेंट ठीक रहे। तो ये बात तो क्लियर है, गवर्नमेंट की इस स्कीम ने बिजनेस ओनर्स को एक सहारा ज़रूर दिया है। अब आने वाला समय, जैसा कि हम कह रहे हैं, इंडिया के लिए एक फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री, क्योंकि हर बिजनेस की बैकबोन है। कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए पैकेजिंग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो दर्शकों, समय हो चला है हमारे एक छोटे से ब्रेक का। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद और जारी रखते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन हमारे स्पेशलिस्ट के साथ। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए
और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। आप किसी भी प्रोग्राम का होस्ट बन सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ही प्रोग्राम में बोल सकते हैं। बड़े से बड़े चैनल पर इस प्रोग्राम को दर्शा सकते हैं और पहुंच सकते हैं लाखों घरों में, और पैसे भी कमा सकते हैं। सपना जैसा लगता है ना? बिल्कुल नहीं। कैपिटल वन टीवी में बात करें आज ही। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में वापस एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे अपने स्पेशलिस्ट से आगे आने वाली इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक एक करके जानेंगे हमारे स्पेशलिस्ट से कि वो किस तरीके से मार्केट में चेंजेस को देख रहे हैं और उनको क्या चैलेंजेस या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अभिनव गुप्ता जी से कि वो अपने बिजनेस में अगले 5 साल को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या चैलेंजेस उनको आ सकते हैं। अभिनव जी, अगले 5 साल में अगर हम देखा जाए तो इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है उसके अंदर जो भी माल इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसको किसी ना किसी तरीके से उसको पैक करना है। अब पैक करने के लिए पैकेजिंग रिक्वायर्ड है, और पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास जो मेन चैलेंज है, हमारी जितनी भी मशीनरी आती है वो सब इम्पोर्ट होती है माल बनाने के लिए। तो कैपिटल इंटेंसिव काफी इंडस्ट्री हमारी है। अगर हमको कोई भी नई मशीनें, नई टेक्नोलॉजी लगानी है तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं उसको पैक करने के लिए उसको सुंदर डिब्बा चाहिए, सस्ता डिब्बा चाहिए और उसको टिकाऊ भी चाहिए। तो उस चीज के लिए हमारे को नई नई टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट करना पड़ेगा और उसके लिए काफी हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट काफी रिक्वायर्ड है। तो अभिनव जी, इन्वेस्टमेंट के लिए तो rupepaisa.com है हर तरीके से फंड्स की अरेंज कराने के लिए। जानते हैं अब अर्पित जैन जी से कि वो अपने बिजनेस को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी कंपनी को अगले 5 साल किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं और उनको क्या लगता है, उनके हिसाब से क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अर्पित जी, आने वाले 5 सालों में जो हमें आगे का विज़न है हमारे पर्टिकुलर बिज़नेस को लेके, कि जैसे कि लास्ट 2 सालों में सभी ने देखा कि ऑनलाइन ई कॉमर्स पे, मार्केट प्लेस पे काफ़ी बिजनेसेस शिफ्ट हुए या काफ़ी बिजनेस वहाँ पर साथ में स्टार्ट हुए। तो हम भी इसी प्लानिंग में है कि अपने बिज़नेस को ऑफलाइन मॉडल के साथ साथ ऑनलाइन मॉडल पे लेके आएँ, जिससे इंडिया में हमारी रीच और ज़्यादा बढ़े कस्टमर्स के लिए। जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रिटेल कस्टमर्स है उस पर हमारा थोड़ा फोकस रहेगा कि रेडीमेड प्रोडक्ट्स जैसे नोटबुक्स हो गया और इस तरीके के और हमारे प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। तो उसके लिए वी आर मेनली फोकसिंग ऑन अ फुल फ्लेजेड ERP सॉफ्टवेयर जो हमारा इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करे, पूरे को हेल्प करे। एंड फॉर दिस वी आर मेनली लुकिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज टू गेट एसोसिएटेड विद। तो अर्पित जैन जी ने डिजिटल इंडिया की तरफ इशारा करते हुए ये हमें बताया है कि डिजिटली भी बिजनेस ग्रो करने की एक अपॉर्चुनिटी है। जानते हैं अब अखिल जैन जी से कि वो अपने बिजनेस में क्या इनोवेशन लेके आना चाहते हैं अगले 5 साल में और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अपने बिजनेस को एक सस्टेनेबल ग्रोथ देने का। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे बिज़नेस का या हमारी कंपनी का नाम है ग्रीन कोर। तो हम लोग एक मोटो से चल रहे हैं पिछले 6-7 साल से कि हम लोग इस मोटो पे हैं कि गो ग्रीन विद ग्रीन कोर, कि अगर आप ग्रीन कोर के प्रोडक्ट्स को सब्स्टिट्यूट एज ए सब्स्टिट्यूट देखते हैं तो आप एक गो ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो छोटा सा पार्ट क्यों ना हो। तो हमारा प्रोडक्ट बहुत इनोवेटिव है क्योंकि हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं वुडन पैकेजिंग, EP फॉर्म, थर्मोकोल पैकेजिंग को, जो कि काफ़ी हज़ार्डस है इन्वायरमेंट के लिए। तो हम लोग उसका सब्स्टिट्यूट लेकर आए हैं जो कि अभी काफ़ी डिमांड में है और इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड आने वाली है आगे आने वाले सालों में। तो मुझे जो अपनी इंडस्ट्री को देखते हुए लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है और काफ़ी डिमांड्स हैं। तो साथ ही साथ जैसा कि अर्पित जी ने बताया, डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा और चल भी रहा है, क्योंकि ऑफलाइन मॉड्यूल पे हम डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हैं। ऑनलाइन पे भी हम लोग भी शिफ्ट कर रहे हैं, अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं।
लोगों को पता नहीं है कि अभी सब्स्टिट्यूट क्या है। चाहते सब हर कोई है सब्स्टिट्यूट पे जाना, बट उनको अभी अवेयरनेस नहीं है कि सब्स्टिट्यूट कहाँ मिलेगा और बोलते क्या हैं। तो हम लोग वो अवेयरनेस अभी क्रिएट कर रहे हैं। तो हाँ, ग्रोथ अच्छी है मार्केट में और आने वाले सालों में भी अच्छी रहने वाली है। बस एक यही रिक्वेस्ट सबसे रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इको फ्रेंडली की तरफ जाएं, हज़ार्डस मटेरियल को हटाएं। मेजरली अगर बिग प्लेयर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट इस चीज़ को देखते हैं तो धीरे धीरे ये चेंजेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, rupiapesa.com जो है एक मिशन पे है एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए कि वो अपने बिजनेस को और बड़ा कर पाएं और वर्किंग कैपिटल की चिंता के बिना। वर्किंग कैपिटल की सारी अरेंजमेंट पूरी करने के लिए रुपया पैसा की पूरी टीम है। तो दर्शकों, हम जानना चाह रहे थे हमारे गेस्ट से कि 2.5 साल जो उन्होंने गुजारा है, अपने वेंडर्स को, अपने एम्प्लॉय को किस तरीके से मदद किया है। क्योंकि जब एक आपदा आती है तो जो नियर एंड डियर वन होते हैं वो सबसे मजबूत पिलर की तरफ सबसे आस भरी नजरों से देखते हैं, और अपने बिजनेस के जो डायरेक्टर्स हैं वो उस समय उनके लिए एक मजबूत पिलर थे। तो पहले जानना चाहेंगे अभिनव गुप्ता जी से कि उन्होंने वो 2.5 साल के अंदर में अपने लोगों को, क्योंकि बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है इनकी, अपने सारे लेबरों को किस तरीके से संभाला, समझाया और किस तरीके से 2.5 साल में एक यूनिटी लेकर के आए अपने बिजनेस में कि आज वो दोबारा से उस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी जो कि आते हुए दिख रही है उसको अक्वायर करने का या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। अभिनव जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, 2.5 साल जो पीरियड एक निकला है, ये रोज ही एक नया चैलेंजिंग डे के तौर पे निकला है, और उस चीज को अभी भी अगर हम कहें तो रोज ही हमें टैकल करनी पड़ती है कोई ना कोई नई सिचुएशन। क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो बहुत सारी समस्या ऐसी चल रही हैं अभी भी जो कि सुलझी नहीं है। तो ये डेली का ही काम अब हो गया है कि एक दूसरे को मोटिवेट करना, टीम वर्क का काम हो गया है। ये डेली एक प्रोसेस हो गया है। तो इस ओवरकम चैलेंज को हम धीरे धीरे करके पूरा कर रहे हैं और अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने अपने लोगों के, अपने वेंडर्स की किस तरीके से मदद करी अभिनव जी? ये भी एक रहेगा आपकी इंडस्ट्री में, आपके लोग जिस तरीके से कुछ सीख पाएंगे कि आपने किस तरीके से अपने लोगों का साथ दिया है। देखिए, वेंडर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, लेबर हो गई, अपने मैनेजमेंट का स्टाफ हो गया, ये सब एक टीम वर्क का एफर्ट है। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बगैर अकेले किसी भी चीज से नहीं चल सकती है, क्योंकि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स लगते हैं। तो ये एक टोटल टीम वर्क एफर्ट है और सब लोगों ने एक दूसरे का सहारा दिया है इस चीज के अंदर और एक दूसरे को सपोर्ट किया है। ये डेली एक चैलेंज रहा है, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 2.5 साल में रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बहुत सारे फ्लक्चुएट करे हैं, अवेलेबिलिटी भी बहुत, इंपोर्ट के ऊपर इंडिया डिपेंड करता है। तो बहुत सारे तरीके के चैलेंजेस रहे हैं, जिससे जैसा जैसा सपोर्ट हम दे सकते थे, जैसा जैसा सपोर्ट वेंडर हमें दे सकते थे, वो करके अभी हमने ये 2.5 साल का एक पीरियड संघर्ष में ही निकाला है, अगर हम कहे जाए तो। वैसे ये तो बिल्कुल सही कहा अभिनव जी ने कि एक दूसरे का साथ लेकर के आदमी एक दूसरे के सपोर्ट करके किसी भी एडवर्स सिचुएशन में खड़ा हो सकता है, और शायद इसी वजह से इंडिया की इकोनॉमी दोबारा अपने पैरों पे बहुत जल्द खड़ी हो पाई है। तो जानना चाहेंगे अर्पित जैन जी से कि उन्होंने उस मुश्किल भरे समय में अपने साथ जुड़े हुए लोगों का, अपने एम्प्लॉयज़ का किस तरीके से मार्गदर्शन किया और उनका प्रोत्साहन किया। तो मुकेश जी, जैसे कि आपने बताया, भिवाड़ी एक छोटा सा शहर है, बट इंडस्ट्रियल एरिया को अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो वहाँ पे एक चैलेंजेस हमें ये फेस करे हमने भी कि जैसे ही लॉकडाउन का डिसीजन आया तो सब लेबर्स, वर्कर्स जो थे ये अपने अपने घर की ओर चल दिए, चाहे वो पैदल ही क्यों ना हो, अगर उनको कन्वेंस नहीं मिल रहा है तो हम लोगों ने उनको बुला के उनकी काउंसलिंग करी है, उनको समझाया है कि क्यों आप ना जाएं और यहाँ रुके रहें। उसी के साथ साथ हमने उनको राशन भी प्रोवाइड किया है हर किसी वर्कर को, सो दैट वो अपने जो भी संघर्ष हर कोई कर रहा है, एटलीस्ट वो उस चीज़ को फुलफ़िल कर सकें। जो हम लोग उनसे चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए, जो वो हमसे चाह रहे हैं, हम जो भी सहायता उनसे कर सकते थे हमने उनकी की है। हमने एक भी वर्कर या एक भी एम्प्लॉय को उस दौरान या अभी तक भी हमने नहीं निकाला है कि कोविड है या हमें वर्कर्स कम करने हैं या कॉस्ट कटिंग करनी है, तो वो हमने नहीं किया है। साथ ही साथ हम लोग जैसे कि मैंने बताया, काउंसलिंग बहुत मेजर रोल प्ले किया जिसने,
तो हम लोग उनको समझाते गए कि हाँ जी ऐसे नहीं, आप लोगों को रुकना है, आप लोगों को काम करना है, आप लोगों को अगर जाते भी हैं तो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम सेम रहनी है, आप किसी भी कोने में जाएं। तो हम सबको एक साथ रह के काम करना है। अर्पित जी ने बिल्कुल सही बात कही कि टीम वर्क सबसे ज़्यादा बड़ा एक पार्ट है हम लोगों की इंडस्ट्री में, कि टीम वर्क अगर नहीं है तो अकेले ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना मेरा एम्प्लॉई कुछ कर सकता है। तो मुझे हर किसी को साथ लेके चलना है, जो कि हम चले और अभी ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करेंगे आगे। तो ये बहुत ही सराहनीय है हमारे हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर का, जो कि उस मुश्किल घड़ी में अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा, अपने परिवार का हौसला रखा, उनका मार्गदर्शन किया कि वो घबराए नहीं, वो उनके साथ खड़े हैं। और शायद यही वजह है हिंदुस्तान में कि इकोनॉमी दोबारा से मल्टीफोल्ड खड़ी है और इंडिया की मार्केट अगले 5 साल में एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मार्केट की तरह देखी जा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि अखिल जी ने बोला कि अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहेंगे तो बहुत मजबूत पिलर की तरह खड़े रहेंगे। इसी बात को, इसी पॉइंट को एज अ सक्सेस मंत्रा आज के शो से लेते हुए हम इस शो को समाप्त करते हैं। अगर आपके भी किसी भी क्वेश्चन का अगर आप जवाब चाहते हैं या किसी भी तरीके से अपने किसी लोन्स के लिए कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारे हेल्पलाइन मेंबर टीम से बात कर सकते हैं और जल्द ही जल्द आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो या जो भी आपकी क्वेश्चन हो उसका समाधान जरूर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे शो बिजनेस बस के साथ। बहुत जल्द ही हाजिर होंगे अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ, उनके लाइफ के सक्सेस मंत्रा को डिस्कस करते हुए, ताकि आप प्रेरणा ले पाएं और अपने बिजनेस में दोबारा खड़े हो पाएं।